संमित और संक्रामक। आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछी नहीं हो सकती। तो एनी लाइन, ठीक है, यहाँ पे फिर चेंज कर लो कलर, आप थोड़ा क्लियर आ जाए पेपर पे। स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आगे को हमें प्रूफ करना होता है, तो हमने ये लेट कर लिया कि रिलेशन में L1, L2 है, तो L1। अब एक बात बताओ, अगर कोई लाइन, ठीक है, एक लाइन है इस तरीके से परपेंडिकुलर, ये लाइन L3 हो गई, तो ये इसके परपेंडिकुलर हो गई। क्लियर हो रहा है? ऐसे है ना ही ट्रांजिटिव है, तो इस तरीके से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो अब की बार अगर आए, चलो इसको हटा दो, आगे बढ़े, ऊपर दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, फिर से बताया था ट्रांजिटिव। ये दो क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेलकम स्टूडेंट्स, रिलेशन फंक्शन का सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम लोग ने इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ा था और आपको क्लियर करा दिया था किस तरीके से रिलेशन फंक्शन में जो रिलेशन होते हैं उनके बारे में हम लोग ने पढ़ा था। रिफ्लेक्सिव पढ़ा था, सिमेट्रिक पढ़ा था, ट्रांजिटिव पढ़ा था। और हिंदी वाले जानते हैं कि हम लोग ने हिंदी में क्या पढ़ा, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे गए, क्योंकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना, उन्हें छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के आते हैं यूपी बोर्ड में, तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी देख लेंगे। मैंने थोड़ा एक ही लैंग्वेज में लिख दिया, नहीं तो लंबा हो जाता, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो क्वेश्चन क्या है जरा समझ लेते हैं पहले। एक रिलेशन है इस तरीके से कि L1, L2 है, ठीक है। और क्या रिलेशन है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। हिंदी में लिखा हुआ है कि L1 जो है वो L2 पे क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले इसका, क्या चलो कलर लेते हैं, ठीक। L1 अगर L2 पे परपेंडिकुलर है तो हम लोग ये रिलेशन लेके चलेंगे। हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव, ठीक है, हिंदी वाले भी समझ लें, हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य। आप लोग ये चीज समझ रहे होंगे कि रिफ्लेक्सिव और स्वतुल्य का मतलब ये है कि खुद का खुद से रिलेशन। इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। तो खुद का खुद से रिलेशन होगा तो अगर हम कहेंगे कि एक जो L1 है, ठीक है, जो L1, L1 है, अगर हम यहाँ पे इफ करके लिखें कि इफ L1, L1 बिलोंग्स टू R, कि अगर L1, L1 रिलेशन में आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए जब L1, L2 रिलेशन में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि L1, L2 पर परपेंडिकुलर है, यानी L1, L2 पर लंब है। तो अगर L1, L1 रिलेशन में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स यानी इसका अर्थ है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो आप मुझको एक बात बताओ, क्या कोई लाइन है, सपोज फॉर ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन को मैं L1 बोल दूं, तो क्या L1 खुद के परपेंडिकुलर है? नहीं। हमें कंफर्म पता है कि कोई भी लाइन है वो खुद के पैरेलल हो सकती है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो एनी लाइन, ठीक है, यहाँ पे फिर चेंज कर लो कलर, आप थोड़ा क्लियर आ जाए कि एनी लाइन, ठीक है, कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। देखो बेटा, कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, और कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती यानी L1, L1 रिलेशन में नहीं आ सकता। तो हम कहेंगे L1, L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो अगर L1, L1 रिलेशन में नहीं है, मतलब सेम वाले रिलेशन में नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो। रिफ्लेक्सिव में पता है ना आपको क्या आता है, A, आता है। तो यहाँ L1 है तो L1, L1 आना चाहिए। लेकिन जो L1, L1 है वो इस तरीके से डिफाइन है कि L1 जो है वो L2 पे परपेंडिकुलर है, तो मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई लाइन खुद की परपेंडिकुलर नहीं होती। क्या होती है, पैरेलल होती है। अगर पैरेलल वाला क्वेश्चन होता तो उसमें रिफ्लेक्सिव हो जाता। तो हम यहाँ बोल देंगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हम लोग एक ही केस लेके चल रहे हैं। तो पहला केस इसका था, रिफ्लेक्सिव का था, स्वतुल्य का था। रिफ्लेक्सिव मैंने लिया और बोल दिया कि ये जो रिलेशन में L1, L1 आ रहा है, ये हमने सोचा कि अगर आ रहा है तो L1 और
इट मींस L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, है ना, खुद के परपेंडिकुलर होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है कि कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो अगर कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव कंडीशन ये है कि सेम सेम होना चाहिए। अब सेम सेम है ही नहीं रिलेशन में, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये चीज समझिए, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कोई भी लाइन है वो खुद के परपेंडिकुलर नहीं होगी, खुद के पैरेलल होगी। तो ये रिफ्लेक्सिव वाला क्लियर होगा। रिफ्लेक्सिव वाला देख लें एक बार क्या लिखना है आपको, ठीक है। हमने क्या बोला, इफ L1, L1 बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब ये है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं, कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो मैंने लिखा एनी लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती तो L1, L1 रिलेशन में नहीं आएगा। जब L1, L1 यानी सेम सेम रिलेशन में नहीं है तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आगे क्या है, रिफ्लेक्सिव के बाद क्या चेक करना हम लोग को, हाँ हमको चेक करना है सिमेट्रिक, ठीक। सिमेट्रिक में देखो, सिमेट्रिक की बात करें हम लोग तो सिमेट्रिक में क्या कहते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं ना, लेट ही तो करते हैं। लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R, ये हमने लेट कर लिया, क्योंकि एक चीज तो हमको लेट करनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग लेट करेंगे A, B रिलेशन में है तो प्रूफ कर देंगे B, A भी रिलेशन में। तो अभी A भी नहीं है, क्या है L1, L2, तो L1, L2 रिलेशन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो ये चीज तुम्हें गिवन है, सिमेट्रिक में A, B तो गिवन होता है, आपको B, A प्रूफ करना होता है। तो हमने ये लेट कर लिया कि रिलेशन में L1, L2 है, तो L1, L2 का मतलब क्या हुआ, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 हो गया। अब एक बात बताओ, अगर कोई लाइन, ठीक है, एक लाइन है इस तरीके से, इसको मैंने L1 बोला, दूसरी लाइन हमने बोली L2, ठीक है, इसको L2 बोली, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप ये बोलो कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है या L2 L1 के परपेंडिकुलर, दोनों चीज तो सेम है। चाहे ये बोलो कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 या बोलो L2 इज परपेंडिकुलर L1, दोनों चीज तो सेम है। तो मैंने यहाँ पे लिखा L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो अगर L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 हो गया, इसका मतलब L2, L1 भी क्या आ रहा है, रिलेशन में आ रहा है। अब हम देखो लेके क्या चले थे, L1, L2 यानी A, B, और हम क्या लिया L2, L1 यानी B, A। तो देखो A, B लेके चले, B, A आ गया, इसका मतलब इट इज सिमेट्रिक। तो रिलेशन R इज सिमेट्रिक। तो इस तरीके से देखो सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। तो ये जो रिलेशन है ये क्या नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, लेकिन सिमेट्रिक इजीली हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हम ये बोल रहे हैं L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 या L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, दोनों चीजें सेम है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इसको जो है क्लियर कर लेना। लेकिन वो क्या था, इससे पहले वाले रिफ्लेक्सिव में क्या था कि एक ही लाइन थी, अब वो लाइन खुद के पैरेलल होगी ना, परपेंडिकुलर तो होगी नहीं, तो इस वजह से रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाया। ये चीज क्लियर हो गई। तो अभी हमने दो चीज प्रूव कर दी, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब कौन सा केस बचा, ट्रांजिटिव वाला। तो सिमेट्रिक वाला नोट कर लो, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सम्मित। हाँ, तो सम्मित हो गया लेकिन समतुल्य नहीं हुआ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे बढ़े, ठीक। चलो अब देखो, अब बात करते हैं लास्ट ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में देख लो बेटा, ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में आपको दो चीजें पता होती है, ठीक है, क्या A, B और B, C। लेकिन यहाँ A, B नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि L1, L2 रिलेशन में है, एंड और क्या A, B और क्या होता है B, C। तो L1, L2 हो गया, अब क्या हो जाएगा L2, L3, ये रिलेशन में। तो अगर ये रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, L1, L2 का मतलब क्या हुआ, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अब मुझको एक बात बताओ कि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, ठीक है, हमने एक लाइन बनाई, ये है L1, ठीक है, ये L1 लाइन हो गई, ठीक, ये L1 लाइन हो गई, ठीक। एक दूसरी लाइन हमने ली L2, ये L2 लाइन हो गई। तो हमको बताओ L1 L2 के परपेंडिकुलर हो गई, L1 L2 के परपेंडिकुलर हो गई, बना दिया। अब दूसरा क्या है कि L2 है वो L3 के परपेंडिकुलर है, तो बताओ L3 कैसे बनाओगे आप, ये L2 है तो L3 कैसे बनाओगे, ऐसे ही तो बनाओगे, ऐसे ही तो बनाओगे। तो ये लाइन L3 हो गई, तो ये इसके परपेंडिकुलर हो गई,
क्लियर हो रहा है? L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। दूसरा केस क्या है कि L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो ये तुम्हारा L2 ये L3 ये इसके परपेंडिकुलर हो गई। अब एक बात बताओ, हमें A, B दिखा, B, C दिखा, तो हमको A, C में रिलेशन बताना। A, C का मतलब L1 और C का मतलब A का मतलब L1 और C का मतलब L3। तो क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर है? बताओ, L1 और L3 परपेंडिकुलर। देखो ये L1 ये L3 क्या परपेंडिकुलर है? नहीं है, ये दोनों क्या हो गई? पैरेलल हो गई। बट है ना, ये तो प्रॉब्लम है, बट क्या L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। ये डायग्राम से आप क्लियर कर सकते हो। L1 L2 के परपेंडिकुलर और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो इसका ये मतलब नहीं कि L1 L3 के परपेंडिकुलर है। L1 किसके पर क्या हो जाएगा? L1 L3 क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने एक ही चीज प्रूफ हो पाई, ना तो भाई ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव। ये सिर्फ क्या है? सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव वाला केस आप फिर से एक बार देख लो, इंपॉर्टेंट है। हमें क्या कर, दो चीजें लेट करनी होती है, A, B, C। तो हमने एक L1, L2 लेट कर लिया और एक क्या लेट कर लिया? L2, L3। अब इसको लेट किया तो इसका मतलब L1, L2 का मतलब क्या हुआ? L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L2, L3 का मतलब L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 हो जाएगा। अब हमको ये बताना है कि L1 L3 परपेंडिकुलर है, क्योंकि A, C तो L1 और L3 से बनेगा, लेकिन L1 और L3 आपस में क्या है बेटा? पैरेलल है। तो हमने वही चीज लिख दी कि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। तो जब परपेंडिकुलर ही नहीं है तो रिलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि L1 L3 रिलेशन में नहीं आएगा। तो जब रिलेशन में नहीं आया तो क्या हो गया? ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या हो गया? ये सिर्फ क्या हुआ? ये सिर्फ हो गया सिमेट्रिक, ना रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। तो इस तरीके से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो अब की बार अगर आया तो आप कर दोगे। इसी पे एक क्वेश्चन बन सकता है जब यहाँ पे पैरेलल की बात होगी। किसकी बात होगी? पैरेलल की बात होगी। तो पैरेलल वाला भी केस आप कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको हटा दो, आगे बढ़े, ऊपर दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया फिर से। चलो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बस उन्हीं को आप कर लो, और आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। क्या कह रहा है? कह रहा है एक रिलेशन है, ठीक है, इस तरीके से A, B सच दैट कि A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 का मल्टीपल है। ठीक है, अब देखो वहां पे L1 L2 आ रहा था, तो L1 L2 में क्या रिलेशन बताया था कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। यहाँ पे क्या बता रहा है कि A, B इस तरीके से कि A माइनस B जब करेंगे तो मल्टीपल किसका आएगा? 5 का आएगा। तो हम लोग सबसे पहले किसके लिए लेंगे? रिफ्लेक्सिव के लिए केस लेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए आप लोग फिर से वही चीज बोलोगे, कहोगे सर आप वही करते हो कि इफ A, A बिलोंग्स टू R, अगर रिलेशन में A, A है, जैसे A, B है तो क्या बना? A माइनस B। अब A, A तो क्या बनेगा? A माइनस A। तो A माइनस A करो, कितना आ जाएगा? 0। 0 तो सबका मल्टीपल है, तो विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। एक तो चीज हो गई भाई, हमने A, A अगर इसमें है रिलेशन में तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमने क्या करा? A, B का मतलब था A माइनस B, तो A, A का मतलब क्या हुआ? A माइनस A, और A माइनस A कितना आ गया? 0, जो किसका मल्टीपल है? 5 का। तो ये 5 का मल्टीपल हो गया, और जब ये 5 का मल्टीपल हो गया तो इसका मतलब इट इज रिफ्लेक्सिव। अगर ट्रू हो गया तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इट इज रिफ्लेक्सिव। इतना सिंपल सा है। तो रिफ्लेक्सिव वाला बहुत सिंपल है। ये जो मल्टीपल वाले क्वेश्चन है उसमें रिफ्लेक्सिव वाला बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। रिफ्लेक्सिव वाले में कुछ करना है? कुछ नहीं करना, बस A, A लेना है और जो ऐसी कंडीशन दी उसको पुट करना है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव, नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो बताइए रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। आगे हम लोग बढ़ते हैं किसके लिए? सिमेट्रिक के लिए। चलो सिमेट्रिक के लिए बढ़ते हैं, इसको हटा दें। देखो सिमेट्रिक के लिए सेकंड आया, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा?
बताओ, सिमेट्रिक में हम लोग लेट करते हैं ना, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो गुणज का मतलब मल्टीपल ही तो होता है। तो अगर ए कॉमा बी हमने लेट कर लिया कि ए माइनस इज मल्टीपल ऑफ 5। अब हमको एक बात बताओ, अगर जैसे 15 है, वो 5 का मल्टीपल है, 15 किसका मल्टीपल है? 5 का। तो -15 भी तो 5 का मल्टीपल हुआ। तो हम लोग ये चीज कह सकते हैं कि अगर a माइनस बी 5 का मल्टीपल है, तो माइनस ऑफ a माइनस बी भी तो 5 का मल्टीपल होगा। बताओ गलत कह रहे? सही है। अगर कोई नंबर है, ठीक है, वो किसी का मल्टीपल है, तो उसका नेगेटिव भी तो उसका मल्टीपल होगा। जैसे 15 मल्टीपल है 5 का, तो -15 भी होगा। वैसे a माइनस बी अगर 5 का मल्टीपल है, तो माइनस ऑफ a माइनस बी भी 5 का मल्टीपल होगा। अब इस माइनस को अंदर भेजो, तो b कैसा हो जाएगा? प्लस का, और a कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो b माइनस इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो b माइनस से 5 का मल्टीपल हो गया। अगर b माइनस से 5 का मल्टीपल हो गया, तो a माइनस बी का मतलब a कॉमा b था। a माइनस बी का मतलब क्या है? a कॉमा b। तो b माइनस a का मतलब क्या हो गया? b कॉमा a। तो b कॉमा a किसको बिलोंग कर गया? r को। तो a कॉमा b लेके चले, b कॉमा a आ गया। तो अगर a कॉमा b रिलेशन में b कॉमा a आ गया, तो क्या हो जाता है? सिमेट्रिक। सो इट इज सिमेट्रिक। तो ये दोनों हो गए, सिमेट्रिक भी हो गए और रिफ्लेक्सिव भी हो गए। अब थर्ड वाला देखना हमको, कौन सा? ट्रांजिटिव। तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना। चलो ट्रांजिटिव देख लेते, लास्ट ट्रांजिटिव देखो। ट्रांजिटिव में हम लोग दो चीजें लेट करके चलते हैं। लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r। दो लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहा है r को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 5। और b कॉमा c बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? b माइनस c इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अब मुझे एक बात बताओ, दो नंबर है वो 5 के मल्टीपल है। दो नंबर कोई भी ले लो, मान लो मैंने एक 20 ले लिया और एक 25 ले लिया, तो ये दोनों 5 के मल्टीपल है। अब इनको जरा ऐड करो, ऐड करने पे कितना आया? 45 आया। तो ये भी तो 5 का मल्टीपल है। तो अगर दो नंबर 5 के मल्टीपल है, तो उनका एडिशन भी तो 5 का मल्टीपल होगा। देख लो ना एग्जाम्पल, दो नंबर अगर 5 का मल्टीपल है, तो उनका एडिशन भी 5 का क्या होगा? मल्टीपल। तो एक 20 है वो 5 का मल्टीपल, एक 25 है वो 5 का मल्टीपल, दोनों को ऐड किया कितना आ गया? 45। वो भी किसका मल्टीपल हो गया? 5 का। तो अगर a माइनस बी 5 का मल्टीपल है और b माइनस सी 5 का मल्टीपल है, तो उनका एडिशन भी किसका मल्टीपल होगा? 5 का। अरे मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूँ कि कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर मान लो 10, 5 का मल्टीपल है। 30 ले लो, ये 5 का मल्टीपल है। दोनों को ऐड कर दो, 40 आया। ये भी किसका मल्टीपल है? 5 का मल्टीपल। तो अगर कोई नंबर 5 का मल्टीपल है, दूसरा भी 5 का मल्टीपल है, दोनों को ऐड कर दो, वो भी किसका मल्टीपल होगा? 5 का। तो हम कह सकते हैं कि a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ, बताओ, मल्टीपल ऑफ 5 हो जाएगा। अब हमको एक बात बताओ, क्या होगा? b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो अगर a माइनस सी आ गया, तो क्या हो जाएगा भैया? a माइनस बी का मतलब a कॉमा बी, b माइनस सी का मतलब b कॉमा सी। तो a माइनस सी का मतलब क्या हो गया? a कॉमा सी। इसका मतलब a कॉमा सी किसमें बिलोंग कर गया? रिलेशन में हो गया। तो इट इज ट्रांजिटिव। देखो सारे हो गए, ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। तो ये कैसा हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो लिख देना हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और तुल्यता संबंध, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो गया क्लियर? ये दो क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, ये भी कई बार पूछा गया है ना, प्रीवियस ईयर ही पूछा गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं, तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर यही पढ़ लोगे तो इसी से क्वेश्चन आने, कुछ अलग से नहीं आता, ठीक है। घूम फिरा के यही क्वेश्चन आते रहते हैं। अब देखो कह रहा है कि R1, मैं बता दे रहा हूँ, कह रहा है इफ R1
एंड R2, R2 ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब ये R1 और R2 दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब R1 में भी सारे हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और R2 में भी है। तुमको बस इतना प्रूफ करना है कि R1 और इंटरसेक्शन R2, R1 और इंटरसेक्शन R2 ये भी कैसा रिलेशन है, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध है, ये तुम्हें प्रूफ करना है। तो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब हमको एक बात बताओ, सबसे पहले किसे स्टार्ट करोगे? सबसे पहले स्टार्ट करोगे रिफ्लेक्सिव से। सुन तो यार, इसे बता रहा है वैसे करते जाना, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं, सिंपल है वो। देखो रिफ्लेक्सिव है तो हमको एक बात बताओ, R1 और R2 तो है इक्विवेलेंस, तो R1 वाले रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे, ट्रांजिटिव भी होंगे, यही R2 के साथ भी होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो पहले R1 के लिए दो, फिर R2 के लिए लिखो। देखो क्या कहोगे कि A, A belongs to R1 and A, A belongs to R2। अगर R1 और R2 रिफ्लेक्सिव है तो A, A R1 भी आएगा और A, A R2 भी आएगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, सेम एलिमेंट आएंगे। तो अगर R1 और R2 क्वेश्चन में ही बता दिया गया ना, R1 R2 कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब R1 R2 क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो अगर R1 R2 रिफ्लेक्सिव है तो A, A R1 में भी आएगा, R2 में भी आएगा। तो अब एक बात बताओ, अगर दो एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट है वो R1 में भी आ रहा है, R2 में भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उनके इंटरसेक्शन में भी तो आएगा। इसका मतलब A, A किसमें बिलोंग कर गया, R1 इंटरसेक्शन R2 में। सो क्या हो जाएगा, इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव हो भाई। अगर कोई एक एलिमेंट है या कोई भी सेट है या कोई भी ऑर्डर पेयर है, वो किसी रिलेशन में आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है, दूसरे सेट में भी आ रहा है, तो उनके इंटरसेक्शन में भी तो आएगा। तो हमको पता है कि R1 R2 दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो A, R1 में भी आएगा, R2 में भी आएगा। तो अगर दोनों में आया तो उनके इंटरसेक्शन में भी आएगा, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा केस सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक वाला देखो, सिमेट्रिक में क्या होगा भाई। देखो A, A B किसे बिलोंग करेगा, R1 में, और B, A भी किसे बिलोंग करेगा, R1 में। करे कि नहीं करे भाई। R1 अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो सिमेट्रिक भी होगा। सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक में क्या होता है, A, B, B, दोनों आना चाहिए। या सीधे इसे लिख दो ना, साथ में लिख दो कि A, B and B, A belongs to R1, ठीक है। और क्या लिख दोगे, एंड, और क्या लिख दोगे कि A, B, A belongs to क्या हो गया, R2। क्यों हम बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, दोनों में सिमेट्रिक होगा, दोनों में ट्रांजिटिव होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो R1 R2 में हो गया, यानी A, B, B, R1 में भी आ गया, R2 में भी आ गया। अगर दोनों में आ रहा है तो इनके इंटरसेक्शन में भी आएगा। तो इसका मतलब A, B, B, A इस बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, R1 इंटरसेक्शन R2। देख लो, ठीक है। अगर A, B, B, R1 में भी आ रहा है, R2 में भी आ रहा है, तो उनके इंटरसेक्शन में भी आएगा। तो अगर A, B, दोनों चीजें आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज सिमेट्रिक। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना। ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, सब तो दिया ही गया है। क्योंकि भाई R1 R2 है ही, बस इंटरसेक्शन वाले लिखना, सिमेट्रिक हो गया। लास्ट वाला देख लो, ट्रांजिटिव, थर्ड वाला ट्रांजिटिव देख लो। ट्रांजिटिव में क्या होगा, और तीन बढ़ जाएंगे, तीनों को लिखना है। क्या लिखोगे कि A, B, B, C, A, C belongs to R1 and A, B, B, C, A, C belongs to R2। ये क्यों बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि R1 R2 इक्विवेलेंस है, तो ट्रांजिटिव भी होगा। ट्रांजिटिव होने के लिए A, B, B, C, A, C होना चाहिए। तो ये दोनों में हो गए। तो अगर ये दोनों में हो गए R1 R2 में, तो इनके इंटरसेक्शन में होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A, B, B, C and A, C is belongs to R1 intersection R2। जब इसके इंटरसेक्शन में आ गए तो इट इज ट्रांजिटिव। क्या प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ
R1 intersection R2 is an equivalence, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कितना सिंपल सा था, इससे सिंपल तो कोई क्वेश्चन भी नहीं होगा, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, आपको बस करना क्या है, आप कहोगे कि भैया R1 R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो R1 सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, वही R2 भी होगा। तो हमने R1 R2 की हेल्प से जो जो एलिमेंट हमने R1 में लिए वही R2 में लिए, तो अगर R1 R2 दोनों में आ रहे हैं तो इंटरसेक्शन में भी आएंगे, तो इस तरीके से रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। कुछ हम लोग को एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको कुछ करना भी नहीं है, बस आपको एलिमेंट वही लेने हैं जो आपने पढ़ा है थ्योरी में। थ्योरी में आपने ए कॉमा ए पढ़ा है, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, और ट्रांजिटिव के लिए ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ए कॉमा सी, तो वही सब चीजें आ गई, ठीक है। क्लियर हो गई, आगे बढ़े। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो आगे बढ़े। अच्छा ये बताओ, ये हमने क्वेश्चन कराया है ना, बताया था आप लोग को क्या होगा, चलो देख लो। कह रहा है कि एक सेट ए है, ठीक है, उसमें जो एलिमेंट गिवन है वो 1 और 2 गिवन है, ठीक। सेकेंड सेट बी है, उसमें जो एलिमेंट गिवन है वो क्या है, 3 और 4 है। तो हमें क्या बताना है, ए और बी में संबंधों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देखो हमने बताया था, ठीक, क्या बताया था कि अगर नंबर ऑफ रिलेशन निकालना तो वो होता है 2 की पावर m इंटू n। m क्या होता है, m होता है कि सेट a में कितने एलिमेंट है, सेट a में कितने एलिमेंट है उसको m बोल दो, और सेट b में कितने एलिमेंट है उसको क्या बोल दोगे, n, तो n भी हो गया तुम्हारा n। तो बताओ m की वैल्यू कितनी है, कितने एलिमेंट है, सेट ए में जितने एलिमेंट होंगे वो m हो जाएगा, सेट बी में जितने एलिमेंट होंगे वो n होगा। तो दोनों में एलिमेंट अभी सेम है, इसमें भी 2 एलिमेंट है 1 और 2, इसमें भी 2 एलिमेंट है तो 2 हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ रिलेशन कितने आ गए, 2 की पावर 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, यानी नंबर ऑफ रिलेशन कितनी आ जाएंगी 2 की पावर 4 विच इज 16। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, अरे ये क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने बताया था, अभी एक क्वेश्चन बताया है कि मल्टीपल ऑफ 5 वाला है ना, जैसे मल्टीपल वाला वैसे डिविजिबल वाला वो भी सेम होगा, तो बिल्कुल सेम वैसे ही करना है आपको, बस मल्टीपल की जगह डिविजिबल लिख दोगे, बाकी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ अलग नहीं करना। वैसे रिफ्लेक्सिव जब a माइनस ए करोगे 0 आ जाएगा, फिर वो a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 2, वैसे माइनस ऑफ a माइनस बी, वैसे ही सेम करना आपको, कुछ अलग से करना नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, वैसे ही करना है, बस इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने बता दिया, इसको नोट कर लो। और अगर आप देखना भी चाहोगे तो पूरा सेम वैसे ही है, तो करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे चलो।